पुरजोर तरीके से वो ये कह रहे हैं कि 498A बिल्कुल ठीक है और इसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। अब भी जो बड़ा वर्ग है जो प्रताड़ित हो रहा है वो महिलाओं का हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यहां पर यह आता है ना, जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब हम ये बात करते हैं कि सबके लिए लॉ बराबर है, इक्वल नजर से देखता है, तो ये एक तरफ झुका हुआ नजर क्यों आता है? क्यों जेंडर न्यूट्रल इसमें नहीं है? देखिए रेखा जी, और हमारे पास बहुत से केसेस आते हैं, पुरुषों के भी आते हैं, महिलाओं के भी आते हैं। पुरुष भी सताए हुए होते हैं, महिलाएं भी सताई हुई होती हैं। प्रॉब्लम क्या होती है कि 498 की प्रॉपर यूजेज अब तक नहीं हुई है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन इसमें नहीं होती है, या ये अंडर यूज्ड है। जेन्युइन महिलाएं जो सच के दम पर केस लड़ती हैं, उनको न्याय मिल नहीं पाता है, वो उनके बच्चे सड़कों पर आ जाते हैं। और जो कोशिश करके इसको मिसयूज करती हैं, झूठे इल्जाम लगाती हैं, एक्सटॉर्शन के लिए, ब्लैकमेल के लिए, पर्सनल वेंडेटा के लिए, बदला लेने के लिए, वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो जाती हैं, पैसा भी लेने में और कन्विक्शन कराने में भी। अब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इन्वेस्टिगेशन का बहुत बड़ा रोल है। सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में सुशील कुमार शर्मा के केस में यही कहा है कि इन सब एलिगेशंस को, डाउरी हैरेसमेंट एलिगेशंस को आप मैकेनिकली मत देखिए, आप कैजुअली मत देखिए, इनमें प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट कीजिए। पर समस्या क्या आ जाती है कि बेडरूम और घर के अंदर क्या हुआ है, इसमें इन्वेस्टिगेशन कैसे की जाए। तो कोशिश यही रहती है कि दोनों पार्टीज को बिठाओ और इसको सॉल्व करवा लो, इसलिए कन्विक्शन भी कम होती है। वहां जहां दहेज के लोभी प्रताड़ित करते हैं वो बच जाते हैं कुछ पैसा देकर, और जो बेचारी कोशिश करती है कि यहां पर अपने लिए कुछ हो सके, उनका हो नहीं पाता, लेकिन एक्सटॉर्शन मनी मिल जाता है। अब अगर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बदलाव लाया जाए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, कंप्लेंट के बाद लड़के के पक्ष को भी सुना जाए, लड़की के पक्ष को भी सुना जाए, तो शायद कहीं कुछ न्याय हो सकता है। समस्या क्या है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कहता है एवरीबडी इज इनोसेंट टिल प्रूव्ड गिल्टी, या उल्टा है। यहां जैसे ही कंप्लेंट फाइल होती है, सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ये कहता है तुम्हारे खिलाफ ये इल्जाम है, और एज इज उस कंप्लेंट के ऊपर FIR लॉन्च हो जाती है। अब तक तो हस्बैंड एंड लॉज को अरेस्ट कर लिया जाता था, अब अवनेश कुमार की जजमेंट आई है, कुछ और जजमेंट्स आई हैं, तो पुलिस को कहा गया है मैकेनिकली आप अरेस्ट नहीं कर सकते हो। लेकिन समस्या जो कि त्यों है। समस्या यह है कि अगर इंग्रेडिएंट्स हैं 498A के, FIR लॉन्च होगी, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, और हस्बैंड और उसके फादर को, मदर को, चाहे वो देश से बाहर क्यों ना रहते हो, यहां आना पड़ेगा, हर डेट पर आना पड़ेगा, और उनका हैरेसमेंट होगा। मैं यही तो डिमांड करती हूं कि इसमें इन्वेस्टिगेशन जो बात होगी तो लड़के और लड़की दोनों को न्याय मिल सकेगा। मोनिका जी ने दोनों तरफ की बात एक तरह से तो कर ही दी है। जो ये बात करी मोनिका जी कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद में ही बदलाव आया है कि मैकेनिकली आप अरेस्ट नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी। एक समय जरूर था कि जब ये 498 का कानून स्पेशली मेट्रो सिटीज के अंदर जब यूज होना स्टार्ट हुआ था, कि लड़की जो है FIR करने के लिए थाने पे गई, उसी समय जो वहां पे जो ऑफिसर बैठा उसने उसकी FIR बनाई और जाके ससुराल वालों को अरेस्ट कर लिया। परंतु हमारा कानून जो FIR के बारे में कहता है, भले वो 498 की FIR हो या कोई भी तरह की FIR हो, ये कानून में प्रावधान है। हम बार बार ये कह के कि 498 में FIR दर्ज कर लेते हैं, FIR दर्ज कर लेते हैं, हम मुद्दे से थोड़ा सा भटक रहे हैं। ये कानून में प्रावधान है कि अगर कोई भी FIR हो, उसके अंदर वो इंग्रेडिएंट्स हो, कोई भी कंप्लेंट के अंदर जिससे कोई क्रिमिनल ऑफेंस बनता हो, भले वो 498 का हो, भले वो चोरी डकैती का हो, भले वो मर्डर का हो, किसी भी चीज का हो, तो पुलिस वाले की तो ड्यूटी बनती है ना साहब कि वो FIR दर्ज करेगा ही। अगर वो नहीं करता तो हम कहते हैं कि दाब इसने तो पैसा खा लिया, इसने FIR दर्ज नहीं करी, इसने दूसरी साइड से पैसा खा लिया। तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट तो बहुत बाद में आई थी, उसके पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट ने, विशेषकर मैं बात कहूंगी क्योंकि मेट्रो सिटीज में मेरा ये तजुर्बा है कि ज्यादा 498 इस तरह के मुकदमे दर्ज होते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने तो इसके बारे में बहुत पहले ही डायरेक्शन दे दी थी। जस्टिस कैलाश गंभीर की जजमेंट है, जस्टिस SN ढींगरा साहब की जजमेंट है,
जहां पे उन्होंने परिवार को जोड़ने की बात करी है कि साहब आप है ना पारिवारिक झगड़ों के अंदर ऑटोमेटिकली आप एफआईआर मत दर्ज करिए। तो दिल्ली के अंदर तो सीएडब्ल्यू से जो है अगर पालन हो रहा होता तो अब इस तरीके से वहां पर एसएचओ पहुंचता है और कैसे बाहर निकाला जाता है, ये तस्वीरें तो रोज आ जाती है, पूरा मोहल्ला देख रहा होता है, वो तो बाद में होगा। अपराधी मान लिया जाता है, धज्जियां उड़ चुकी होती है उस वक्त तक। सारी एफआईआर कॉपीज आप उठा के देख लीजिए, सारी कॉपी का पेस्ट हैं, सब में एक ही है, सब में 6-6, 8-8 केसेस झूठे लिखे होते हैं, सब ये एक तरफ से एक झूठे केस बनाने का प्रक्रिया चल रही है। इसलिए जरूरत है कानून को बदलने की। सारी कॉपी पेस्ट है और कुछ नहीं है। जितनी एफआईआर मर्जी उठा लीजिए उनमें वही है, ज्यादा से ज्यादा एड ऑन्स करते जा रहे हैं। रेप लॉज को उसमें एड ऑन करते, रेप केसेस डाल देते हैं, फादर इन लॉ, जेठ के ऊपर, ब्रदर इन लॉ के ऊपर, इवन अब तो हस्बैंड के फ्रेंड्स भी नहीं सेफ हैं। माफ करिए, वो भी उनके ऊपर भी रेप चार्जेस डल जाते हैं। माफ करिए, अगर 498 का इतना ही मिसयूज हो रहा होता तो हाल ही में 2005 के अंदर जिस जेंडर इक्वल लॉ के बारे में बात आप कर रहे हैं, जेंडर न्यूट्रल लॉ हो, अगर महिलाओं वाकई के अंदर ऐसी होती जो इतने ज्यादा झूठी कंप्लेंटें दर्ज करती है, जैसा कि एक पिक्चर बनाई गई है कि महिलाएं दुरुपयोग करती है दहेज कानून का। सुसाइड का एक केस सामने आया जिसमें बहस करना चाहती हूं, मेरी बात पूरी नहीं हुई। 2005 के अंदर, हाल ही के अंदर, यानी कि हार्डली 10 साल पहले जो नया कानून बना है, प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, वो क्यों बना है? क्योंकि 498 के होने के बावजूद जो हमारे देश के जो पति हैं, पति वर्ग जो ये ससुराल पक्ष जो है, अभी भी महिलाओं को तंग करने से बाज नहीं आए। 2005 में सामने कुछ आंकड़े तो बताते हैं। अरे नए कानून तो बनेंगे ही जब पुरुषों की कोई बात ही नहीं सुनने को तैयार, उनकी तरफ कोई बात ही नहीं सुन रहा। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं और ये केसेस की बात कर रहे हैं। मैं ग्राउंड रियलिटी आपको बताना चाहूँगी कि मैं खुद एक एनजीओ चलाती हूँ, लड़कियों के लिए हम काम करते हैं। वहाँ दिखाई देता है कि वो लोग सब सिर्फ सहते हैं। आप कह रहे हैं केस दर्ज हो रहे हैं, ये आप कह रहे हैं केस नहीं दर्ज हो रहे या उनके कोई परिणाम सामने नहीं आ रहे। मैं इतना जानती हूँ कि निचले तबके को छोड़िए, ऊंचे तबके भी औरतें भी सिर्फ सहना ज़्यादा जानती हैं। हम लोग अपनी इज्जत के डर से कितनी सारी बातें अपने बेडरूम से बाहर नहीं आने देते, अपने ड्राइंग रूम से बाहर नहीं आने देते। तो हम लोग उसी के नाम पर जब गिरफ्तारी होती है या फिर पुलिस लेकर के जाती है तो उसमें भी तो बहन होती है, उसमें भी तो बाकी महिलाएं होती है, उसमें भी तो ननद होती है जिनको लेकर के जाते हैं। उसका भी कोई प्रावधान है तो दहेज कानून में उसका भी प्रावधान होना चाहिए ना, फिर उनके अधिकारों की रक्षा भी तो होनी चाहिए। बिल्कुल, इतनी महिलाओं की गिरफ्तारी तो उसमें नहीं हो रही, कहां पर नहीं हो रही, ये एक मिथ्या। अंग्रेजों के टाइम पे भी इतनी महिलाओं की गिरफ्तारी नहीं हुई जितनी 498 45,000 महिलाएं गिरफ्तार हो चुकी हैं। माफ करिए, 498 बनाई गई है, इतनी सारी बहनें और इतनी सारी माताएं, वो क्या औरतें नहीं है? ये एक भ्रम बना हुआ है कि महिलाओं के साथ जो सास होती है, जो ननद होती है, जेठानी होती है, उसको इस तरह का ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ता है। ये पीड़ित काफी देर से हाथ उठा रहे थे, कुछ कहना चाहते हैं जी, बोलिए। जी, आप लोग सब लोग बोल रहे हैं कि मिसयूज होता है, मिसयूज। मैं कहता हूँ प्रिवेंशन है, प्रोटेक्शन की बात क्यों नहीं करता कोई? मेंस इश्यू से रिलेटेड कोई आप सर्वे क्यों नहीं करता है? वो तो मैं एक ऐसी स्थिति में पहुंच गया था, सुसाइड की स्थिति में एक टाइम पे, वो तो मुझे एक नंबर मिला 8882498498, मैंने उस पर कॉल किया, उन्होंने मुझे हेल्प करके और मुझे समझा के इस लेवल पे लाए हैं कि आप एक पेशेंस से इस पर फाइट करो और आप एक टाइम पे विन हो जाओगे। लेकिन मैं कहता हूँ कि एक आदमी, एक इनोसेंट आदमी पहले 10 साल केस लड़े, फिर बोले कि मेरे ऊपर गलत हुआ था, ऐसा क्यों है? मेरे ऊपर केस हुआ ही क्यों? अगर मैं यही सवाल सबसे बड़ा, यही सवाल मैं आ रहा हूँ।